सर आपने कहा कि एफआईआईज जो हैं वो प्राइस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करें कि अभी बॉटम बनना बाकी है बाजार का। देखिए, काश मुझे ये पता होता, बट हम ये सोचेंगे कि आप अगर दूसरे तरीके से देखिए तो डीआईएस का बाइंग काफी स्ट्रांग है। इसकी दो वजह है। एक तो हम्म। एसआईपी फ्लोज है जो आते रहे हैं और आएंगे भी, बिकॉज इसमें लॉन्ग टर्म स्टोरी है। इंडिया की सेविंग्स इक्विटी मार्केट में चैनलाइज हो रही है। और दूसरा मतलब डीआईएस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास दूसरे कोई मौके नहीं है इन्वेस्ट करने के। जैसे एक एफआईआई हो गया, उसके लिए कोरिया है, जापान है, यूएस है, यूरोप है, तो वो कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता है। बट डीआईआई के लिए एक इंडिया ही है, आइदर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें या बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। सो डीआईआई इन्वेस्टिंग चालू रहेगी और इनफ्लोज भी चालू रहेगी। सो इन दो वजहों की वजह से मुझे लगता है कि एक सपोर्ट तो मिलेगा मार्केट को जल्दी। और हम्म। वहां से स्पेशली वो जगह पे जहाँ पे वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो जाए। हम ये समझते हैं हमारी कंपनी में दैट लार्ज कैप काफी अट्रैक्टिव हो गया है अभी। और हम्म। लॉन्ग टर्म रिटर्न जो इक्विटी में बनता है उसकी बनने की गुंजाइश है यहाँ से। इसलिए हम लोग तो पॉजिटिव व्यू बना के रखे हैं। जी। और सर अगर आपको पॉजिटिव व्यू है तो फिर ये जानना भी जरूरी है कि कौन से सेक्टर्स जो हैं वो अच्छे नजर आ रहे हैं इस क्राइसिस सिचुएशन में। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो रडार पर रख सकते हैं लॉन्ग टर्म नजरिए से अगर देखा जाए। डिफेंस एक अट्रैक्टिव बेट लग रहा है क्या इस समय? तो डिफेंस में काफी रोमांचक मोड पे है ये सेक्टर। अगर हम्म। आप देखेंगे पिछले 10 साल में द वॉरफेयर जैसा बदल गया है। पहले एक आर्मी होकर हुआ करती थी, लैंड पे हम्म। जाके टैंक्स यूज होते थे, उससे अटैक होते थे, गन्स और राइफल्स यूज होते थे। अब ये सब मॉडर्न वॉरफेयर हो गया है, जहाँ पे काफी ड्रोन्स और मिसाइल के रूप में अटैक्स होते हैं। तो पूरा नया टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है और उसकी वजह से काफी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो मैं समझता हूँ कि एक काफी अच्छी लॉन्ग टर्म स्टोरी है, ये 10 साल की स्टोरी है। एक हम्म। दो साल में खत्म नहीं। और बट पिछले 3-4 सालों में ये डिफेंस के शेयर्स इतने बढ़ चुके हैं कि हम इसकी राह देख रहे हैं कि एक अच्छे प्राइस पे आएंगे तब हम जोड़ेंगे। अभी के लिए हम लोग ने कोई इसमें एडिशन नहीं किया है। बट बाकी स्टोरी तो काफी अच्छी है, बट ये लंबे समय के लिए रहेगी। ये कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, अपने प्राइस पे खरीदेंगे हम और इसकी राह देख रहे हैं। फंडामेंटल नजरिए से कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जिसको आप लोग अभी काउंटर कर रहे हैं? कि पहला तो रिस्क ये था जो पिछले साल जो नजर में आया था, एक था तो टैरिफ का, जहां पे हम लोग को ये नहीं पता चल रहा था कि ये टैरिफ अगर आता है तो इस वजह से दूसरी दो तीन चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है लॉन्ग टर्म में, विच इज दी हम्म। एफडीआई फ्लोज। इंडिया के लिए एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स दो तरीके से इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। एक तो शेयर्स खरीदते हैं मार्केट से, या खुद का प्लांट मशीनरी इधर या बिजनेस अपना व्यवसाय यहाँ पे सेटअप करते हैं। तो वो जो व्यवसाय सेटअप करने में हो सकता है कि वो आना इधर बंद कर दे, क्योंकि इंडिया पे बहुत बड़ा पेनल्टी भी लगा था। और डर ये लग रहा था कि अगर इस वजह से एफडीआई कम आता है तो हम लोग का ग्रोथ रेट में इम्पैक्ट पड़ सकता है। पर वो रिस्क अभी टोटली चली गई है। दूसरी रिस्क अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि अर्निंग ग्रोथ पे कुछ इम्पैक्ट आएगा कि नहीं। जैसे शेयर रिटर्न्स जो आते हैं हमारे, वो हम्म। मुनाफा ही ऊपर जाने की वजह से आते हैं। तो मुनाफा ऊपर गया 10%, तो शेयर प्राइस का रिटर्न लगभग 9 से 11% के बीच रहेगा। ऐसा यूजुअली चलता है, हाथ 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 में हाथ मिलाए। तो अर्निंग ग्रोथ में अगर वापस कटौती आती है तो देर इज अ रिस्क की वैल्यूएशंस और डी रेट हो सकते हैं। तो भले अर्निंग 2-4% से कम आई, लेकिन वैल्यूएशंस और 5% से घटेंगे तो टोटल 10% की भी गिरावट आ सकती है। तो थोड़े इन्वेस्टर्स वो ध्यान में रखते हुए प्राइसेस मतलब धीरे धीरे एडिशन कर रहे हैं। इसीलिए आपको एक ब्रेक क्या बोलते हैं, एक शार्प फॉल दिख रहा है काफी शेयरों में, बिकॉज इन्वेस्टर्स मतलब डीआईएस ऐसे सोच रहे हैं कि अगर इसको मैं और भी घटा दूं और उसके बाद खरीदूं तो मेरा शायद प्रॉफिट बनने की चांसेस ज्यादा है। इसलिए थोड़ा 10% का फॉल दिख रहा है, वर्सेस से 2-3% का दिखना चाहिए था।